नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। क्या 3 लाख रुपए दो लोगों की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? और वो दो लोग जो युवा हैं, जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सवाल आज मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये जानने के लिए आपको पुणे हिट एंड रन केस की पूरी कहानी समझनी होगी। बात 18 और 19 मई की दरमियानी रात की है। पुणे में एक रईसजादे ने अपने 2.5 करोड़ की पोर्शे कार के टायर तले 2 जिंदगियों को रौंद दिया। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई कार ने बाइक सवार 2 आईटी इंजीनियर्स की जिंदगी छीन ली। 25 साल की उम्र के वो 2 इंजीनियर्स आने वाले समय में देश के भविष्य में क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन महज 17 साल 18 महीने का शराब के नशे में धुत एक रईसजादा सड़क पर अंधाधुंध रफ्तार से कार दौड़ाता है और दोनों को कुचलता हुआ भागने की कोशिश करता है। और इस केस में सबसे पहले सजा मिलती है महज 300 शब्दों का निबंध लिखने की, और फिर वो लड़का आजाद। आवाज उठती है कि ऐसे भयानक अपराध के लिए इतनी मामूली सजा, मांग होती है कि सजा भी जुर्म के हिसाब से मुनासिब दी जाए। और साहब, यहां से शुरू होता है कानून को पैसों के पहिए के तले रौंदने का खेला यह साबित करने का कि शराब के नशे में संतियों की तरह सड़क पर कार दौड़ा रहा लड़का असल में वो लड़का था ही नहीं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाते 17 साल 8 महीने के उस लड़के ने शराब भी नहीं पी थी। आरोपी लड़के के बाप और दादा ने मिलकर पैसों के दम पर उसको बचाने की पूरी साजिश रच डाली। 3 लाख की नकद रकम देकर डॉक्टर्स को ही खरीद लिया गया। आरोपी के ब्लड सैंपल्स को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया और 77 साल की उम्र के उसके दादा ने ड्राइवर को बंदी बना लिया। पूरी कोशिश हुई कि पूरे केस में पैसों का वजन इतना बढ़ा दिया जाए कि सिस्टम हो जाए लाचार, लेकिन मीडिया खामोश नहीं रहती। सवाल उठे तो पुलिस और प्रशासन पर प्रेशर बढ़ा। जांच हुई तो परत दर परत सामने आया कि पैसों का इस्तेमाल करके 2 लोगों की जान का घिनौना सौदा किया गया था। जनाब, बिक गया था पूरा सिस्टम। पैसों की सुगंध सूंघकर सिस्टम को लकवा मार गया। अब पुलिस के कमिश्नर खुद ये बता रहे हैं कि कुछ रसूखदार लोगों और 3 लाख रुपए की लालच ने डॉक्टर्स को अपना ईमान बेचने पर मजबूर कर दिया। तो अब ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सवाल 2 जिंदगियों का है जिनकी कीमत 3 लाख रुपए तय कर दी गई। और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा, और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। अब इस मामले पर जांच पड़ताल नए सिरे से शुरू हो चुकी है। इस केस में ताजा अपडेट क्या है, ये भी सुन लीजिए। तो ये धाराएं लगाई है भारतीय दंड विधान के तहत। कौन सी धारा लगे होगी? 210, 201, 214, 214, 800, 400 की धाराएं लगाई है। ये धाराएं ये गुनाह में लगती नहीं है, और इसीलिए जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय है, बंबई उच्चतम न्यायालय के निर्णय है, इसके ऊपर बहस की गई कि ये कलम लगते हैं या नहीं। इसके ऊपर आर्गुमेंट हुए। सैंपल्स का एक एलिगेशन है। दूसरा यही है कि ये जो हॉस्पिटल्स में सैंपल दिए गए हैं, इसके ऊपर तहकीकात जारी है। पुणे केस अपने आप में बेहद गंभीर है, अपने पीछे कई सारे सवाल भी छोड़ता है। सिस्टम किस कदर नाकाम हुआ, ये तो अपने आप में शर्म की बात है, लेकिन कुछ सवाल जो वाकई पूछने जरूरी हैं वो हैं कि क्या पुणे केस में पैसों के बदले जान का सौदा किया गया? क्या पैसों के वजन से लाचार हो गया सिस्टम? अमीरों के लिए कानून से बचना क्या इतना आसान है कि कोई खरीद लेता है पूरा एक एक सिस्टम का जो हिस्सा है उन सभी को? और रईसजादे को बचाने में प्रशासन के जो तमाम हिस्से अलग अलग जुटे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या रिश्वत के पैसों से खरीदी जा सकती है जान? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, भावना जैन जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, हर्ष दहिया जी, सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं, दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और ध्रुव पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल हर्ष दहिया जी आपसे ही, क्या आखिर इस मामले में सबसे पहले लापरवाही सामने आती है उन पुलिसकर्मियों की जिनको रिपोर्ट करना था मामले को, लेकिन उन्होंने मामले को रिपोर्ट नहीं किया,
उसके बाद मामला पहुंचता है अस्पताल। वहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आती है, वो सैंपल ही बदल देते हैं ताकि शराब के नशे वाला जो एंगल है वो यहां से खत्म हो जाए। उसके बाद मालूम यह होता है कि जो आरोपी था उसको बचाने के लिए उसके ड्राइवर पर दबाव डाला गया कि ड्राइवर ये केस अपने सिर ले ले। इतनी खामियां सिस्टम की। एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इसी सिस्टम ने उन तमाम पहलुओं को मीडिया के दिखाने के बाद उजागर भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या अगर इस तरह के मामले नहीं उठते तो भी इस तरह की कोशिशें या इस तरह का एक्शन दिखता है? आपका अपना अनुभव क्या रहा है इस तरह के मामलों को डील करने का? आयुष जी, ये बड़ा ही दुखद मामला था जिसमें 2 बेगुनाहों की जान गई है। तो जिस तरीके से इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इसमें डील दी वो नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप हमारे एक्सपीरियंस से पूछेंगे, किसी भी वकील से पूछेंगे, कोई पुलिस वाले से भी पूछेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि अमूमन तौर पे ऐसे मामलों में रवैया यही रहता है प्रशासन का। जनरली कोई हाई प्रोफाइल पर्सन या फिर कोई बहुत अमीर आदमी जब किसी एक्सीडेंट केस से कनेक्टेड होता है तो हमेशा ये देखा गया है कि उनके टाइमली ब्लड सैंपल्स नहीं लिए जाते ताकि उनका अल्कोहल लेवल असरटेन किया जा सके, जो इस मामले में भी हुआ। और फिर जहां पे मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है या फिर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन चला रहा था गाड़ी, तो उसमें ये एक ड्राइवर पे ही दोष बढ़ दिया जाता है। उनको पैसे दे दिए जाते हैं अमीर फैमिलीज के द्वारा कि ताकि वो जो ये पूरा का पूरा आरोप है वो अपने सर पे ले ले और जो हकीकत में इसमें गुनहगार है वो बच सके। तो 90% केसेस में यही होता है। ये तो शुक्र है कि इसमें मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ने इतने अच्छे से उठाया। मैं आप सभी की दाद देता हूं कि आपने इसको एक नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को लेके गए। जिस मीडिया के दबाव के बाद और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जो दबाव बनाया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसके बाद इसमें सही कार्रवाई हुई है, जिसमें कि अभी पता चल रहा है कि उनके फादर को भी अरेस्ट किया गया, उनके ग्रैंडफादर को भी अरेस्ट किया गया है। फादर को तो 7 जून तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और काफी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं कि जैसा मैं देख पा रहा था कि 304 120B फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर उसके अलावा 467 फॉर्जरी, 201, 213 एंड 214 फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ऐड की गई हैं। शायद आज ही ये डेवलपमेंट हुआ है इस केस में। तो वो बड़ी काबिले तारीफ है कि पुलिस देर सवेर ही एक अच्छी कार्रवाई कर रही है और आशा करते हैं कि इसमें न्याय होगा और अच्छे से एक इसमें ट्रायल चलेगा। जिलानी साहब, एक जोक चला करता था कि शायद हिरन ने खुदकुशी कर लिया होगा, लेकिन ये मजाक हमारे सिस्टम की जो लाचारी है उसको भी दर्शाता है और इंसाफ का जो प्रोसेस है वो कितना मुश्किल हो जाता है किसी आम इंसान के लिए, उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है। आखिर पैसों के वजन से क्या सिस्टम को खरीदा जा सकता है? जिलानी साहब। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस केस में ख़ास करके जो बहुत ही दुखद हृदय विदारक तस्वीर सबने देखी थी, पूरे भारत के लोगों ने देखी थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड से इसमें कार्रवाई हो रही है और नज़ीर पेश कर रहे हैं कार्रवाई को लेके, क्योंकि किसी ने भी अपराध किया है और समाज में जो इस तरह के चेहरे हैं जो अपने आप को पैसे के बल पे समझते हैं कि वो सारे सिस्टम को ख़रीद सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें आप किसी तरीके से बच सकते हैं। बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लगातार जो लोग दूर दूर से भी इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी है, आप देख रहे हैं कि हर 2 घंटे 4 घंटे के बाद इस केस का जब डेवलपमेंट सामने आता है, खबर आती है, तो कोई एक नए आदमी की गिरफ्तारी होती है। जिलानी साहब, माफी के साथ मैं शुरुआती कमेंट्स में किसी को रोकता नहीं हूं, लेकिन माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और इस सवाल के साथ कि क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाती तो वो लड़का 300 शब्दों के ऐसे लिखने के साथ ही बाहर अपने घर पर रोटी खा रहा होता और अपने घर का पानी पी रहा होता? क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर मीडिया इस तरह से इस मामले को नहीं उठाता तो वो 2 पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता? और क्या ये सही नहीं है कि अगर मीडिया इसी तरह से नहीं उठाता सवाल को तो इस पूरे मामले में उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने पूरा सैंपल चेंज कर दिया था? मीडिया को इसीलिए तो चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया हमारी जो ताकत है और वो जब चीज़ों को सामने लेके आता है और जब वो इंसाफ की बात करता है और इंसाफ सामने दिख रहा है, और आप धन्यवाद के पात्र हैं, तमाम मीडिया के लोगों का हर आदमी शुक्रगुजार है इस वक्त और शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप सब ने मिल के जिस तरीके से इस केस पे। लेकिन देखिए, आपको इसी भारत में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको
सिस्टम की लाचारगी की पराकाष्ठा देखने को मिली थी। हमने बहुत सारे, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दिल्ली का एक हिट एंड रन केस था जिसमें नंदाज इन्वॉल्वमेंट था, उस पर अगर हम चर्चा करें तो इस केस से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा जो मैंने उदाहरण दिया है, इस तरह की चीज़ें रही हैं, क्योंकि सख्त सरकार है, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई के ऑर्डर हैं, कोई बचेगा नहीं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपने ऑफकोर्स बहुत तेज़ी से विदिन आवर जैसे ये घटना घटी और ये सारी चीज़ें, ये शर्मनाक थी। जिस भी व्यक्ति ने निबंध लिखने की बात कही थी, उसने अपने दायित्व को बिल्कुल ताक पे रख दिया था, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था और उसने देखा कि आगे किस तरह की चीज़ें बदल गईं और कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो समाज के अंदर ये नज़ीर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये केस पेश करेगा कि आने वाले वक्त में लोगों को, और जो अधिकारी और जो इस तरह की बेशर्मी वाली बातें करके बचने की और बचाने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो नहीं बचेंगे। भावना जी, जहां सिस्टम काम नहीं करेगा वहां मीडिया अपना काम करेगी, लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो इस तरह से सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं। तमाम इसमें वजहें थी जिस वजह से ये केस जो है वो लाइमलाइट में आया और उसके बाद लगातार मीडिया ने इसको दिखाया भी। सिस्टम के फेल्योर को मीडिया दिखाएगा, लेकिन सिस्टम के फेल्योर को सिस्टम को ही सही करना पड़ेगा। ये बात बहुत ही, ये जो केस हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। दो युवक, एक युवती की जो हत्या हुई है, एक तरह से मैं इसको हत्या का ही केस मानूंगी, क्योंकि इतनी लापरवाही जो माँ बाप से लेकर, बच्चे से लेकर, जिस लड़के को ये इतनी महंगी कार दी गई चलाने के लिए, और ऐसे एक बिगड़े बाप के, बड़े बाप के बेटे जो बिल्कुल अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी जिसने ग्रहण नहीं की, अगर उसने शराब पी थी तो उसने क्यों गाड़ी चलाई, उसके पास ड्राइवर होते हुए उसने गाड़ी चलाई और इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई, तो कहीं ना कहीं पूरा समाज इससे आक्रोशित है। और यहाँ पर जिस तरह का न्याय प्रक्रिया शुरू हुई, ये तो जनता की आवाज जो है, पुणेकरों की आवाज उठी और जो जनता का जोर आया और इतना हैरान होने की बात हुई, सब स्तब्ध रह गए किस तरह की सजा उस लड़के को दी गई, तो उससे पूरा सिस्टम हिल गया। और ये चीज जो है, अभी हमारे एक वकील साहब जो इस शो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, जो शरद पवार गुट है, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गुट है, इन लोगों ने बहुत इस मुद्दे को, इस अन्याय को उठाने का काम किया और जनता की आवाज को उठाने का काम किया। और मैं मीडिया का भी इसमें सहभाग मांगूंगी। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की आवाज को जहां बुलंदी मिलती है मीडिया के द्वारा, तो और जनता की आवाज को बुलंदी मिलती है, तो न्याय प्रक्रिया हो जाती है। और न्याय प्रक्रिया अभी चल रही है। पर ये देखने के बहुत दुख होता है, आज की खबर सुन के तो और दुख हुआ कि डॉक्टर, जिसके ऊपर पूरे समाज का विश्वास होता है, वो डॉक्टर ही इस पैसे के लालच में वो जो है उसका जो ब्लड सैंपल था वो ही बदल दिया गया। तो ये देख के बड़ी हैरानी होती है और बहुत दुख होता है कि डॉक्टर तक इसमें करप्शन के केस में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, इस करप्ट सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, जमीन से लेकर कड़े कानून बनाने की जरूरत है। 17 साल के बच्चे जो ड्राइविंग अपना चला लेते हैं, या जो पब्स इनको लिकर दे देते हैं, और बिगड़े हुए माँ बाप के लिए भी एक जो इस तरह के अपने बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसने की जरूरत है। दुष्यंत जी, सवाल वही है, क्या इस सिस्टम से एक गरीब जिसके लिए इतनी बातें ना होती हों, वो इंसाफ की उम्मीद करे भी तो कैसे करे, किस बुनियाद पर करे? देखिए, पिछले 10 साल से, और ख़ास करके मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के बयान को दोहराना चाहता हूँ। वो समय समय पर कहते रहे हैं कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमीर और गरीब के लिए कानून और नियम दोनों अलग अलग हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से पूंजीवादी शक्तियों का पूरे सिस्टम के ऊपर इसमें बीजेपी कांग्रेस कहाँ आ गई? ये तो सिस्टम जो हमने राजनीतिक दलों की हर नुमाइंदगी के साथ देखा है। क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि कांग्रेस की सरकार होती तो लोकल लेवल पर ये फेलर नहीं होता? निश्चित रूप से क्यों नहीं ली जा सकती थी। वहां पे क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई महाराष्ट्र के अंदर? आप एक बता दीजिए। आजकल तो पैसे वाले लोग, बिल्डर लॉबी हर जगह हावी है। कोई कानून नियम कहाँ है?
अगर आपके जैसे चैनल जो प्राइम टाइम में इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं तो देश के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो धन्यवाद है मीडिया का। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी भी गोलमोल बात कर रहे हैं, अभी भी ये नहीं देश को आश्वासन दे रहे जिलानी साहब कि हम जांच कराएंगे कौन व्यक्ति था जिसने इन्फ्लुएंस किया, किसने संस्थाओं को प्रभावित किया, किसने प्रभावित करके रिपोर्ट्स चेंज कराई, कि किसने जुडिशियरी को प्रभावित किया, वो शक्तियां कौन थी। जब तक एक पहलू उसका यह है कि सिस्टम में इतने लूप होल्स थे जिनका जिक्र आपने किया और सबसे पहले मैंने किया। जी, लेकिन उसी सिस्टम्स ने इन लूप होल्स को फिल्टर भी तो किया। करनी पड़ेगी। देखिए जी, ये तो आप अगर आवाज ना उठाते तो मुझे लगता है कि आरोपी तो बच निकला था। ये तो मीडिया का धन्यवाद है, आपके जैसे युवा साथियों का धन्यवाद है, जिन्होंने आगे आके विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद है, सामना का धन्यवाद है, कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद है। तो ये सारी चीजें आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी ये जिम्मेवारी बनती है जांच कराए और किन माध्यमों से किन व्यक्तियों ने इसको इन्फ्लुएंस किया, उनको सजा और उनको बराबर का आरोपी बनाया जाए इस केस में। जिलानी साहब, सवाल आपसे क्योंकि सरकार आपकी है और जायज सवाल। देखिए, पहले घंटे में मेरे काबिल मित्र हैं नागर साहब, लेकिन वो सारी पहलुओं पे ध्यान नहीं देके कांग्रेस केंद्रित बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस का बयान पहले घंटे का सुन लीजिए। उन्होंने जिस सख्ती से सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए उसी वक्त आप लोगों ने उठाया, उसका बार बार धन्यवाद कहा जा रहा है। लेकिन नागर साहब, क्या दिल्ली के बच्चों के हॉस्पिटल बनाए हुए बच्चों के अस्पताल में जो हृदय विदारक और दर्दनाक हत्याएं हुई हैं छोटे छोटे बच्चों की, उस पर भी तो चर्चा करनी पड़ेगी। उस पर उसका जांच का आंच कहाँ जा रहा है, ये भी ज़रा पता करने की कोशिश करिए कि उस हॉस्पिटल में कैसे बच्चे, जो 4 बेड अलाउ था, कैसे 15 बेड उन्होंने रख लिया। क्या दिल्ली सरकार का पूरा सिस्टम फेलियर सिस्टम? मैं इस आज के मुद्दे पे राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि नागर साहब ने ये बात कही है तो मुझे कहना पड़ रहा है। आप सिर्फ आज हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ क्या नज़ीर पेश कर सकते हैं, इनको किस तरह की सज़ा होनी चाहिए। और जो सज़ा महाराष्ट्र में अभी दी जा रही है, जिस तरीके से दादा तक की गिरफ्तारी हो गई, जिस तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट की डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई, टेक्नीशियन की गिरफ्तारी हो गई, जो लोग भी जहां भी इन्वॉल्व है, ये होता है सरकार के काम करने का तरीका, जहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। गलती अगर उस लड़के ने करी है तो उसकी सज़ा आज उसका पूरा परिवार भुगतेगा, क्योंकि उनकी गलती है। अगर वो 17 साल का था तो कैसे उसे गाड़ी मिल गई, कैसे जब उसने शराब पी रखी थी तो क्या उनकी उसने क्या संस्कार पाए। हम सामाजिक स्तर पे भी आज हमें सोचने की ज़रूरत है और मिल के सोचने की ज़रूरत है। आप ब्लेम गेम मत करिए कि कौन, राहुल गांधी का क्या बयान है, ऐसे 50 बयान हैं जिसकी वजह से आपके राज्यों की सरकारों में इस तरह की चीजें हुई हैं। कैलकाटा से लेके हिमाचल से लेके कर्नाटक तक की चीजें सामने आ जाएंगी। गुजरात में एक पुल ढह गया था, निर्दोष लोग उसमें मारे गए, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी गुजरात के गेमिंग जोन में आग लग गई। श्रीमान जी सुन लीजिए, गुजरात के गेमिंग जोन में गिरफ्तारी हो रही है, कोई भी बचेगा नहीं, जिसने भी अपराध किया है कोई बचेगा नहीं। घर के चिराग बुझ जाते हैं, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। आपने खटाक से अरविंद केजरीवाल जी पे सवाल उठा दिया। आरोप आपके आरोप का मैंने आपके आरोप का जवाब दिया है। आपने देश को आश्वासन नहीं दिया, शुरुआत नहीं करी। ये आपका दायित्व नहीं है। दृष्टिकोण पे आज चर्चा नहीं करना चाह रहा था। पूछे जाएंगे, आप सत्ता में हैं। चलिए ठीक है, आपका ये जिम्मेवारी नहीं है कि आप उनका जवाब दे, देश को संतुष्ट करें। आप उल्टा सवाल पूछते हैं कि उनका बयान, राहुल गांधी का बयान पूछिए, दिन रात पूछिए, लेकिन आप भी देश को आश्वस्त करिए। मत जोड़ें। आप बताइए देश को, आप सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। बताइए कि जो पीछे छुपे हुए लोग हैं जिन्होंने इस पूरे केस को प्रभावित किया, उन पे कार्रवाई होगी। आपको आश्वासन यहां देना चाहिए। सबकी गिरफ्तारी होगी। जिन्होंने भी जरा सा भी रोल निभाया है वो बचेंगे नहीं। यही सरकार चाहती है, ये सरकार के काम करने का तरीका है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि किसी का फोन आ गया और कोई बच जाएगा, ये ऐसा होगा नहीं। लेकिन ध्रुव पाठक साहब, ऐसी तो कई सारी नजीरें हैं, और बजाय कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को लेकर सवाल उठाया जाए, और जो कि एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इसी सिस्टम की खामियों में कई बार हमने मूवीज में भी देखा है, और उन इंसिडेंट से लेकर जो मूवीज बनी कि जो हत्यारा है वो बच जाता है कहीं पर, कहीं जो गाड़ी चला रहा था वो बच जाता है,
और इस केस में भी अगर शायद इतनी आवाज ना उठाई जाती, इस तरह से जनता में आक्रोश ना होता, मीडिया का एक पहलू हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद जनता भी जागरूक थी, इस वजह से भी इसका दूसरा फैक्टर देखा गया। सिस्टम कब बदलेगा आखिर और कैसे बदलेगा? धन्यवाद आयुष जी। ऐसी घटना होती है, बहुत निंदनीय होती है, और जो घटना हुई है इसमें मीडिया का कहीं ना कहीं बड़ा रोल रहा है, पब्लिक में भी आरोप रहा था। लेकिन इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुणे कमिश्नर ने काफी हद तक अच्छी कार्यवाही की है। ये राजनीतिक आरोप नहीं बनाना चाहिए इसमें। लेकिन अमृता फडणवीस जी ने भी दूसरे दिन जुवेनाइल से जब ये बंदा छूटा था तब भी उसने ट्वीट किया था। महाराष्ट्र की गृह मंत्री एज ए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अच्छी कार्रवाई के लिए उसने बोला था कि भाई कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक कार्रवाई की बात है कि कमिश्नर ने अगर इसी ठोस कार्रवाई नहीं की होती तो हॉस्पिटल का सीएमओ तक गिरफ्तार हुआ है, तो ये हद तक नहीं होता, लीपापोती अगर होती तो। हाँ, लेकिन शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट रहा है, लेकिन ऐसी घटना निंदनीय हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बदलेगा कैसे सिस्टम? इस मामले में एक्शन का सिलसिला हम देख पा रहे हैं, लेकिन फिर से 2-4 महीने बाद कोई ऐसा मामला आएगा। कई सारे मामले नहीं भी आते होंगे, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। ये कोई भी स्टेट में हो सकता है, बीजेपी रूलिंग मैं बिल्कुल ये इस बात में वजन है कि कहीं पर भी ऐसा हो सकता है, और कानून ठोस बनाना चाहिए। हम सबको अवेयर रहना चाहिए, और सब पेरेंट्स को भी 18 साल के छोटे बच्चों को कार बाइक नहीं देना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है हर्ष दहिया जी, आखिर ये कौन सा कानून था जिसके तहत 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर एक 17 साल 8 महीने के नाबालिग को, कथित नाबालिग को बेल दे दी गई या उसे घर जाने की इजाजत दे दी गई, और इसमें बदलाव की गुंजाइश कितनी है हर्ष जी? आयुष जी, पहला आपका सवाल कि उसको बेल क्यों दी गई, देखिए कोर्ट ने अपना काम किया है उसमें। कोर्ट ने जो कानूनी प्रावधान थे उस लड़के को बेल मिलती थी, और उन प्रावधान के अंतर्गत उसे बेल दी गई। अब इसमें कोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मैं कोर्ट को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन उसी कोर्ट की तरफ से बाद में जब पुलिस ने पुनर्विचार के लिए ये गुजारिश की कि उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए और इस मामले में फिर से इसको कंसीडर किया जाए, तो उसे जुवेनाइल बोर्ड की तरफ से बाकी फिर बाल सुधार गृह में भी भेजा गया। लेकिन आवाज उठाने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं आवाज उठती तो घर में होता, वो तो नहीं होता। बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर मीडिया और सोसाइटी इस चीज को इतना नहीं उठाती, इतना आक्रोश नहीं होता, तो इसमें जो आज कार्रवाई हो रही है वो नहीं हुई होती। और हजारों मामले जो होते हैं देश भर में हर साल, ये हजारों क्या लाखों मामले ऐसे होते हैं जिसमें हिट एंड रन करके कोई भाग जाता है। आप में दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा आयुष जी। पहली बात तो जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी कह रही हैं कि हमारी सरकार होती तो ये नहीं होता, ये बिल्कुल बेमानी चीज है। आपकी कहीं पे भी किसी की भी सरकार हो सकती है, कहीं पे भी ये हो सकता है, और कई बार जो सीएम, डिप्यूटी सीएम या कोई भी बड़े अधिकारी हो, उनको ज्ञात भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज हो गई, कोई आरोपी इस तरीके से छूट गया। एक स्टेट बहुत बड़ी क्या कहते हैं जगह होती है जिसको इतने बारीकी से नहीं देखा जा सकता। इसमें जरूरी ये है कि हम सिस्टम को बदलें। जब तक हम सिस्टम को नहीं बदलेंगे, पुलिस प्रणाली को नहीं बदलेंगे, तब तक ये चीजें बदलने नहीं वाली। अब इसी संदर्भ में आप देखिए, भारतीय न्याय संहिता कानून लेके आया गया, उसमें प्रावधान दिया गया कि अगर किसी से हिट हो जाता है और वो क्या कहते हैं पुलिस को तभी के तभी इन्फॉर्म कर देता है, और जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल ले जाता है, तो उसको 2 साल तक की सजा होगी। लेकिन अगर हिट एंड रन हो जाता है, वो हिट करके भाग जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। अब आप ये देखिए, सरकार तो चेंज लेके आई है, लेकिन क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी? नहीं। आज जो सोसाइटी, वही सोसाइटी आज इस चीज पे आक्रोश कर रही है कि इस बच्चे पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले वही सोसाइटी थी जिसमें हमारे ट्रक ड्राइवर्स और हमारे कैब ड्राइवर्स ये स्ट्राइक पे बैठे थे कि बीएनएस की उस पर्टिकुलर धारा को वापस लिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए जिसमें हिट एंड रन पे 10 साल की सजा मिलती है। तो देखिए, सरकार ने तो अपना काम किया है, वहां पे भी कर रही है, और क्या कहते हैं न्याय में, मतलब जो न्याय प्रणाली है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं ये हमें एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर हमें ये बदलाव स्वीकारना होगा और इसे अपनाना होगा। एक आखिरी चीज आयुष जी, एक और चीज मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। आप सोचिए, अगर ये पोर्शे नहीं होती, ये कोई स्विफ्ट गाड़ी होती, क्या हम तब भी इतना आक्रोश करते? नहीं। कितने मामले होते हैं। मेरा सवाल यही था कि बाकी कितने मामले यहां तक पहुंचते ही नहीं होंगे, क्योंकि ये पोर्शे गाड़ी थी, लड़का एक अमीर बाप का बेटा था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, ये चीजें सामने आई तो इतना आक्रोश हुआ है।
बट ये आक्रोश हर मामले में होना चाहिए, चाहे वो एक मोटरसाइकिल वाला शराब पी के गाड़ी चला रहा है, चाहे एक स्विफ्ट वाला गाड़ी चला रहा है, चाहे एक ट्रक वाला हिट एंड रन करके जा रहा है। इंसानी जान की कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि कोई भी, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव हर्ष जी, इस पर आगे बढ़े, एक और चीज क्लियर करिएगा। जब निर्भया मामले में नाबालिग छूट गया था, उसे सिलाई मशीन देकर छोड़ दिया गया था, तो उस वक्त भी इसको लेकर बहुत नाराजगी थी, जो याद आता है। लेकिन उस पूरे मामले के बाद कानून में तब्दीली भी की गई थी कि कोई नाबालिग अगर हीनियस क्राइम करता है तो उसे एज एन बालिग, एज एन एडल्ट कंसिडर किया जाएगा। इस केस में क्या वो प्रावधान लागू होते हैं या नहीं होते हैं, तो क्या उसके मतलब पहलू हो सकते हैं? बिल्कुल, इट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। अगर कोर्ट इसको समझती है, क्योंकि हीनियस क्राइम तो हम इसको भी मान सकते हैं कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, ही नोज वेरी वेल, दैट किड न्यू वेरी वेल दैट ही डजंट हैव द लाइसेंस। ये नहीं था कि वो 18 साल से ऊपर है कि तब लाइसेंस नहीं बना हो। वो बच्चा 18 साल से कम का है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने ड्रिंक कर रखी है। इतनी आपकी एक सोशल सेंस होनी चाहिए कि अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो आप एक ड्राइवर लेके चलें, एंड ही कम्स फ्रॉम अ सोशल बैकग्राउंड, अ सोशल स्टेचर wherein he can afford not just one but several drivers. He should have had a driver with him. तो ये बिल्कुल, ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड भी इसको कंसीडर किया जा सकता है, कि जिसमें उस बच्चे को पता था कि अगर वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो ऐसा हादसा हो सकता है, जिस तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रही थी। ये बिल्कुल हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट में जब बहस होगी, जब ट्रायल होगा, तो उसमें कोर्ट क्या समझता है कि इसको मतलब हीनियस क्राइम में आएगा या नहीं आएगा। बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है, आना भी चाहिए, और एंड ही शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नगर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और क्या बीजेपी कांग्रेस करने से समाधान या सिस्टम बदल जाएगा? देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करने से नहीं है, विषय की गंभीरता को हमें समझना होगा। जैसा कि अधिवक्ता जी ने कहा कि कोई स्विफ्ट वाला होता तो क्या हम लोग इतना सीरियस लेते? बिल्कुल। क्या कोई गरीब आदमी होता तो क्या वो इतना प्रभावित कर सकता था संस्थाओं को? शायद नहीं कर पाता। तो इस तरह का समाज में मैं समझता हूँ कि नहीं है कि गरीब के प्रति कोई अलग भाव हो, अमीर के प्रति अलग भाव हो। भाव ये है कि उन्होंने संस्थाओं को प्रभावित करके और जिस तरह से बेल ली और जिस तरह से पूरे सिस्टम को धता बताया, उसके खिलाफ लोगों का क्या इस चीज को आप खारिज कर रहे हैं कि अगर गाड़ी वहां होती तो भी इतनी इंटेंसिटी होती? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई भी होता, इंटेंसिटी यही होती। बल्कि ये जो पैसे वाले उच्च धनवान लोग हैं, जिसको सुपर रिच कम्युनिटी बोलते हैं, ये लोग संस्थाओं को प्रभावित कर लेते हैं, इनके पास अथाह पैसा है। गरीब आदमी होता तो मैं समझता हूं इतना प्रभावित ना कर पाता। जिलानी साहब, कार्रवाई की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्रवाई से पहले लूपहोल से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आगे ऐसी स्थिति नहीं आएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? किसी भी राज्य में, रिगार्डलेस कौन सर, कोई भी सरकार हो। देखिए, जब सज़ा होती है तो लोगों को एक मैसेज जाता है, लेकिन आप जैसे जो लोग सोसाइटी में अपना अहम रोल निभा रहे हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, और भी जो सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंसर हैं, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा समाज में अवेयरनेस फैलाने की और ज़रूरत है। जो कर्तव्य है एक नागरिक का, उसको पूरा करना चाहिए। और इस तरह के, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे बिगड़ैल बच्चे ज़रूर मिलेंगे जो अभी मेरे एक नागर साहब भी कह रहे थे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा अथाह पैसा है, उनका दिमाग थोड़ा ख़राब रहता है। हमारी सोसाइटी में हमने दिल्ली में भी देखा है कि ज़रा सी भी गाड़ी टच हो जाती है तो रोड रेज के कैसे बड़े बड़े मामले सामने आ जाते हैं, इतने गुस्से में रहते हैं लोग। तो हमारे पुलिस और प्रशासन का तो काम है ही कि उनको नज़र बना के ईमानदारी से काम करना है, लेकिन हमारा भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ वक्त निकाल के ऐसे स्कूल में जो इस तरह के सोसाइटी हैं या जो RWA है उसके साथ संपर्क करके एक अवेयरनेस का प्रोग्राम ज़रूर रखें, जिसमें एक इस तरह के लोगों को जो अपने आप को अलग समझते हैं सोसाइटी से कि मेरा तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, उनको थोड़ा बहुत संस्कार दिए जाएं, थोड़ा उन्हें एजुकेट किया जाए कि लाइफ की क्या वैल्यू होती है, इंसान की क्या वैल्यू होती है। जिन दो बच्चों की वहाँ पे हिट एंड रन में जिनकी डेथ हुई है, आप उनके परिवार का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या जो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल में जो बच्चों की डेथ हुई है, जो गेमिंग जोन में गुजरात में जो जिन बच्चों की डेथ हुई है, आप उनके परिवार
में चलिए, दुख जिलानी का साहब, मैं आपकी अंदाजा साफ गोई की लगाइए तारीफ कि भी करूंगा कि जिन आपने बच्चों ने गुजरात का भी सिर्फ जिक्र घर किया से और दिल्ली का भी जिक्र किया, लेकिन सवाल ये है कि जो कानून में तब्दीलियां की गई, भारत में अपना कानून आया है, अंग्रेज वाले कानून को हमने त्यागा, उस कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की गुंजाइश कितनी है? दूसरा सवाल ये कि न्याय के तराजू में पैसों का वजन दिख रहा है, ये संदेश आखिरी तबके में क्या नहीं पहुंच रहा है? उसे इंसाफ की उम्मीद कैसे जगेगी इन तमाम केसेस के बाद? जिलानी साहब, मेरे से सवाल है। जी जी आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस बात को आपके रूल आउट करता हूं। बिल्कुल कोई भी अपराध करेगा वो किसी तरह के किसी भी चीज़ से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए जिलानी साहब देखिए, ये आपका दावा हो सकता है, और फिर से मैं कह रहा हूं उसमें बीजेपी कांग्रेस की बजाय उस सिस्टम में जो चेंजेस है उसको लेकर गुंजाइशें कितनी हैं? आप भले कह रहे हैं सिस्टम मजबूत है, लेकिन देखिए एक एक कदम पर जो है सिस्टम के लूपहोल्स खुलकर सामने आ गए हैं। मैं आऊंगा भावना जी आपके पास, और वो जो आखिरी तबका है जो सड़क पर सो रहा है, एक बात बताइए ना, कैसे एक्सपेक्टेशन होगी, बताइए ना, बोलिए बोलिए। आयुष जी, अब भ्रष्टाचारी कहाँ बैठा है, किस जगह बैठा है, कहाँ भ्रष्टाचार कर दे, अपराधी जो है किस वक्त उठ के अपराध कर दे, इसका अंदाजा तो आप ये ठीक है। एक बात हो सकती है कि ये संयोग की बात हो सकती है, ये कोइंसिडेंस की बात हो सकती है जिलानी साहब, लेकिन जब हर कदम पर आप सोचिए कि वो लड़का जब क्राइम करता है उस वक्त जिन पुलिसकर्मियों को पहुंचना था वहां, जिनको हेडक्वार्टर में मामला रिपोर्ट करना था, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। अस्पताल पहुंचे, वहां उनका सैंपल चेंज किया गया, दूसरी गलती हुई। वो जज के पास पहुंचे, अब जिस भी परिस्थिति में, उसको लेकर मैं सवाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस पर अलग चर्चा है, लेकिन उन्होंने 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर जिन भी परिस्थितियों में उसको आज़ाद कर दिया। उसके बाद उसके पिता की तरफ से, दादा की तरफ से कोशिश की गई कि जो आरोपी लड़का है उसका केस जो है वो ड्राइवर अपने सिर पर ले। आप समझिए पूरा एक सीरीज है, नीचे से लेकर ऊपर तक, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक। इस पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि सिस्टम मजबूत है। ये संयोग नहीं है सिर्फ, जिलानी साहब। नहीं, लेकिन आप इसकी सारी कड़ियों को आयुष जी जोड़ने की कोशिश करिए, तो वो इन्फ्लुएंस करने की हर कड़ी में कोशिश की जाती है। किसके थ्रू? जो बेइंतहा पैसे का मालिक है, जिसके पास पैसा है, जिसका दिमाग खराब है कि वो सारी चीजें खरीद सकता है, लेकिन वो कर तो कुछ भी नहीं पाया। आज हर कड़ी को अपनी सजा मिल रही है, चाहे उसके फादर हो, चाहे उसके दादा हो, चाहे जिन लोगों ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश करी है, वो आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। भावना जी, ये तो फैक्ट है जिसका दावा किया जा रहा है। मैं आऊंगा नगर साहब, ये तो फैक्ट है कि जो भी लोग थे उसमें पुलिसकर्मी भी नपा, सीएमओ भी नपे, और जो उसके परिवार के आरोपी थे वो भी नपे, चाहे वो बाप हो या दादा हो। भावना जी। आयुष जी, इसके लिए दो कारण हैं। ये जो तीव्रता इन्होंने दिखाई, पहले तो छोड़ दिया, और फिर उसके बाद जो तीव्रता इन्होंने दिखाई, अब कोर्ट अगर छोड़ रही है तो उसमें कोई पार्टी क्या कर सकती है? इसके दो कारण हैं। एक, ये घटना 19 मई की है। चुनाव महाराष्ट्र में आखिरी फेज में था। ये चुनाव का प्रेशर था, जनता का प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था। इस वजह से ये जो केस हुआ ये इतना हाईलाइट हुआ, और इस वजह से ये केस पे इतनी जल्दी इन लोगों ने कार्रवाई कही। नहीं तो ये सरकार अमीरों की सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में। नहीं, इसमें पॉलिटिकल रिलेवेंस कहाँ है? मैं वही पूछ रहा हूँ सवाल। बात ये है, इसमें अगर सरकार की किसी नुमाइंदे की तरफ से बचाने की कोशिश की जाती तो आरोपों में दम होता। जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कार्रवाई होगी, सरकार की और मंत्रियों ने कहा कार्रवाई होगी। एक विधायक साहब गलती से पहुंच गए थे, उनको तुरंत अपने स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। नहीं, पर इन्वॉल्व तो होने लगे ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये चुनाव ना होता तो ये, और जनता का आक्रोश ना होता तो ये इस तरह की कार्रवाई ना होती। ये मैं कहना चाह रही हूँ, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल नहीं। भावना जी, मैं फिर से अपने सवाल पर आता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल रेलेवेंस कहाँ है? कहाँ आपको लगा कि राजनीतिक नुमाइंदे ने बचाने की कोशिश की किसी भी दल के? मानसिक तौर पे बीमार नहीं, ठीक है जिलानी साहब, नहीं पर्सनली नहीं, जिलानी साहब पर्सनली नहीं बोलेंगे, आप मेरे से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ
कि नहीं, ये नहीं, जो नहीं। पूरा सिस्टम मैं है, प्रवक्ता ये जो को इसलिए सिस्टम कह रहा हूँ चल कि रहा आप है, बताइए जिलानी कि साहब, मैं आपके बीच में नहीं आपको बोली इस हूँ, पे मुझे चर्चा अपनी बात करनी पूरी चाहिए। करने ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। जिलानी साहब, इसके बाद तुरंत बात कार्रवाई काउंटर कर हुई। लीजिएगा। आपने एक बार एक जिलानी साहब, तरीके से जिलानी साहब, टारगेट कर रखा है कि यासिर भारतीय जिलानी जनता साहब, पार्टी एक बार एक और बार जनता भावना का जी को सुन लेते हैं, प्रेशर, उसके बाद बोल चुनाव, लीजिएगा। सब कुछ लेके देखिए, अच्छी चर्चा चल रही है, इसमें अगर हम आपस में आरोप प्रत्यारोप करेंगे और कोई इजाफा नहीं होने एक दूसरे की बात का बीच में काउंटर करेंगे तो शायद चर्चा चली अंदाजा भी पूरे भारत जिलानी साहब, एक बार सुन लीजिए, मेरी गुजारिश आपसे। अच्छी जिलानी बात साहब, करें आज बैठ के। ठीक है, अगर जिलानी एक साहब, अपराधी ने जिलानी अपराध साहब, किया है, जिलानी तो उसके साहब, खिलाफ आप ठीक बोलें। है, जिलानी साहब, इसके कुछ बाद भी बोल बोलें लीजिए। आप, जिलानी साहब, उसके एक बार भावना तमाम जी बोलेंगे, उसके लोग बाद इस बोल वक्त लीजिएगा। जेल में है और जो सपोर्ट करेगा जिलानी जेल साहब, जाएगा। ठीक है, बारी-बारी से लेकिन बोल आप लीजिए। सिर्फ एक-एक करके बोल लीजिए। काम हो गया है कांग्रेस ठीक है, जिलानी साहब, एक बार वो बोलें, उसके बाद तुरंत बाद आप बोल लीजिएगा। एक बार सुन लेते हैं। हाँ, तुरंत बाद आप बोल लीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि वादा था 10 साल पहले मोदी सरकार का कि करप्शन खत्म हो जाएगा। ये तो जो यहाँ पर जो रिच लोग हैं, उन लोगों की जो बहुत जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोगों की दादागिरी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये देखने को मिल रहा है। बोलिए, समाज में जिलानी साहब, बोल आक्रोश लीजिए। इसी वजह से है, समाज में आक्रोश इसी वजह से है क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो दिन ब दिन और पैसे वाले होते जा रहे हैं। उनकी दादागिरी पूरे जिलानी साहब, बोलिए। लोगों पर बढ़ती जा रही है, इसीलिए जनता में आक्रोश है, इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर उठाया गया। दूसरा, ये सरकार बिल्कुल उसकी अनसुनी करती, सिर्फ इलेक्शन था और ठीक है, इलेक्शन में ठीक है, भावना जी, आपकी बात हो गई। आपने कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और पैसे का मामला था, इस वजह से कार्रवाई हुई। लेकिन हर्ष दहिया साहब, एक एक्शन का सिलसिला हमने देखा, चाहे पुलिसकर्मी हो, अस्पताल से जुड़े लोग हों या आरोपी हों, लेकिन जब इस मामले में सिस्टम के लूपहोल्स दिखते हैं तो बात निलंबन और सस्पेंशन तक सीमित क्यों हो? उस केस में उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का सिलसिला क्यों न शुरू किया जाए? और क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखता है सस्पेंशन से आगे भी मामला बढ़े? देखिए, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। आप सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करेंगे तो जो सिविल सोसाइटी है, काफी सारी ओपोजिशन पार्टीज हैं, वो भी ये काफी आगे होके चीज उठा रही हैं कि जो भी इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे, जिनको सस्पेंड किया गया, उनको सस्पेंड ही नहीं, उनको एक 120B के अंतर्गत उनको कंस्पिरेसी में शामिल दिखा के उन पे भी वही कड़ी कार्रवाई तो हो। इस मामले में ये जो आप 120B का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये कार्रवाई की गई है या सिर्फ अभी सस्पेंशन तक जो हमको जानकारी है वहीं तक मामला बढ़ा है? नहीं, देखिए, जनरली कभी भी क्या कहते हैं, पुलिस अधिकारियों पे इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। वो बड़ा मुश्किल रहता है लॉ के तहत भी। लेकिन ये है कि जैसे उनके पिताजी के खिलाफ नहीं, दो लापरवाही जिसका जिक्र आपने भी किया। और देखिए, पहला तो ये कि जो सैंपल लिया गया था वो लगभग 12.5 घंटे बाद लिया गया था, और शायद कायदा ये है कि 12 घंटे के अंदर आपको अगर किसी ने शराब पी है तो सैंपल्स लेने होते हैं। तो पहली लापरवाही वहीं पर सामने आई। दूसरा, पुलिसकर्मियों की तरफ से लापरवाही ये की गई कि उस पूरे मामले को रिपोर्ट नहीं किया गया आगे पुलिस हेडक्वार्टर में। तो ऐसी लापरवाहियों पर साजिश में शामिल होने का मामला क्यों न बने? देखिए, जो अभी सुनने में जो आ रहा है, तो जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का धाराएं लगा दी गई हैं। जिन्होंने क्या कहते हैं सैंपल बदले हैं, सिर्फ सैंपल लेने में ही देरी नहीं हुई है, बदले भी गए हैं कि इसके ब्लड में अल्कोहल आता, अल्कोहल लेवल पता चलता, इस वजह से किसी और का सैंपल लड़के की बजाय दिया गया। तो उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की धाराएं बकायदा लगाई गई हैं। जो सीएमओ भी सस्पेंड हुए हैं, कुछ और डॉक्टर्स को भी, 2 को भी सस्पेंड किया गया है, और इसमें नामजद भी किया गया है पूरे मामले में। तो बिल्कुल कार्रवाई तो देखिए हो रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। तो और ये आयुष जी, मैं एक जो चीज पहले भी पॉइंट आउट कर रहा था, ये सिर्फ ये मामला नहीं है। एज अ लॉयर आई कैन टेल यू, इररिस्पेक्टिव अगर वो छोटी कार है, बड़ी कार है, ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैं आपको कितने मामले ऐसे बता दूंगा जहां पे क्लियर दिख रहा है कि जो पर्सन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, बिल्कुल, वक्त थोड़ा सा कम है, इतनी ही वक्त में आपको दे पाऊंगा। और यही सवाल है कि कई सारे मामले यहाँ तक पहुंचते ही नहीं होंगे। ध्रुव पाठक साहब, कई सारे मामले तो इस स्टेज तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। और दूसरा मामला क्यों ना हम नज़ीर पेश करें, लोकल लेवल से, पुलिस से लेकर जो भी अस्पताल में जैसा बताया गया कि कार्रवाई हो रही है, इस तरह से उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो जिन्होंने लापरवाही बरती या जानबूझकर ऐसा किया। ये बात तो सही है कि इस मामले में ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि देश में आगे कहीं ऐसे मामले नहीं होने चाहिए कि भाई ऐसा कोई मामला, कोई बड़े घर का लड़का कोई ऐसा करते तो पुलिस भी रिश्वत लेने में डरे कि उसको लगे कि ऐसा कोई मिसाल यहाँ आया था, इसलिए हमको नहीं पैसा लेना चाहिए। और जैसे डॉक्टर ब्लड सैंपल चेंज कर देते, इसमें भी अवेयरनेस लानी चाहिए। और ये स्ट्रिक्ट रूल से ज़्यादा तो ये जो भी दिक्कत आ रही है वो
अवेयरनेस से ठीक होगी। अपने जो भी सोसाइटी में है उसमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। ऐसा एनजीओ से लेके सब तरीके से प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे जैसे पब्लिक में अवेयरनेस आए, ये जरूरी है। ठीक है, नागर साहब आप अपनी बात पूरी कर देखिए, लीजिए। कुछ कह जिस वर्ग के का इन्वॉल्वमेंट है, जो आरोपी है, वो सुपर रिच क्लास का है। वो जो समाज की अवेयरनेस है, जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता यासिर जी ने भी कहा कि भाई RWA एनजीओ, वो उन लोगों की पहुंच से बाहर है। कठोर कार्रवाई और प्रशासन का डर, यही मुझे लगता है उचित है। इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने इनको मदद की है उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों में शासन का, प्रशासन का, नियम का, कानून का भय होना चाहिए, तो शायद ऐसी घटनाएं रुक पाएं। जिलानी साहब, आखिरी सवाल आपसे ही। एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का जो आरोप लग रहा है उस पर जवाब दीजिएगा, और दूसरा, क्या कोई एग्जाम्पल हम ऐसा सेट करेंगे कि अगली बार हमें और आपको कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा ना करनी पड़े? देखिए, इसमें एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई है, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कड़ी बचेगी नहीं। वकील साहब ने बड़ी डिटेल में भी बताई थी सारी चीज़ें। जो लोग भी, मतलब जो सैंपल लेने के लिए टेक्नीशियन ने भी उस सैंपल को इधर से वहाँ लेके गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। ये बहुत बड़ा नज़ीर है। लेकिन मैं पुनः आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सोसाइटी को अवेयर करने में सबका एक रोल तय हो। आप सब अपने आसपास ऐसे अगर कोई एलिमेंट्स दिखाई देते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि हम क्यों इन्वॉल्व हों, किसी और के फड्डे में हम क्यों पड़े। ये थोड़ा सा भरोसा हमें सिस्टम हिम्मत को भी करनी लोगों को चाहिए। देना होगा। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर पुलिस का ये कह देना कि हम जिम्मेदार नागरिकों के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, ये भरोसा पुलिस को भी जगाना होगा, और सियासतदान का भी ये काम है कि वो उस तरह का सिस्टम लोगों को दें जिस पर लोग भरोसा कर पाएं। अगर भरोसा नहीं है तो शायद ये सिस्टम की भी एक कमी। मैं एक और क्लियर कर दूं, थोड़ा सा पुलिस संक्षेप अधिकारियों में, को मेरे भी पास वक्त अपने खत्म हो रहा है। रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है।